इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दोपहर के 3 बज गए हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात दिल्ली के दंगल की होगी। दंगल में जब कोई पहलवान उतरता है तो उसका एक धर्म होता है, वो होता है फेयर गेम का। लेकिन हर पहलवान का एक ही टारगेट होता है कि किसी भी तरह ओपोनेंट को पटकनी देकर चैंपियन बने। ठीक इसी तरह चुनाव में भी होता है, एक ही लक्ष्य, चुनाव जीतना। दिल्ली में मौसम तो ठंड का है, पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन सियासी मौसम का पारा चढ़ता जा रहा है। 40 दिन बाद यानी कि फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पॉलिटिकल पार्टियां आमने सामने हैं। इस बार तकरार बीजेपी वर्सेस इंडिया ब्लॉक में नहीं, बल्कि इंडिया ब्लॉक के 2 सहयोगी ही आमने सामने आ गए हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस और केजरीवाल की आप के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। कांग्रेस को 24 घंटे का वक्त दिया है और चुनावों में कांग्रेस पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। दरअसल इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ रही है, जबकि इस मई में हुए लोकसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन कांग्रेस अब ये कह रही है कि उससे बड़ी भूल हुई थी, जिस पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। आपको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई की इनसाइड स्टोरी बताओ, झगड़े की असली वजह समझाओ, लेकिन उससे पहले आपको आज आम आदमी पार्टी का वो अल्टीमेटम सुनना चाहिए जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठ गांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त प्रहार किया, कांग्रेस पर सवालों की झड़ी लगा दी, कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी अजय माकन पर एक्शन करे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अजय माकन ने ऐसा क्या कह दिया कि आम आदमी पार्टी बौखला गई है और उन पर एक्शन करने की मांग कर रही है। दरअसल कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया था। इस दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए अजय माकन ने उन्हें एंटी नेशनल बता दिया। इतना ही नहीं, अजय माकन ने केजरीवाल को देश का फ्रॉड किंग यानी कि सबसे बड़ा फ्रॉड व्यक्ति करार दे दिया और कहा कि लोकसभा चुनाव में आपसे गठबंधन करके उन्होंने बड़ी भूल की है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो, तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर, तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है, जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। तो बेहद गंभीर आरोप अजय माकन ने लगाए। वहीं आपको बता दें कि 6 महीने पहले देश में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था।
दिल्ली की 7 सीटों में से 4 आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस अब उसे बड़ी भूल बता रही है? तो ये चुनाव आयोग का डेटा बता रहा है। दरअसल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस को 22.6% वोट मिले थे, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 18.2% वोट मिले थे। सभी 7 सीटें बीजेपी जीत गई थी। लेकिन इस साल जो लोकसभा के चुनाव हुए तो मोदी के खिलाफ राहुल और केजरीवाल एक साथ आ गए और दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ। लेकिन नतीजा 2019 वाला ही रहा। सभी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन हार गया। इतना ही नहीं, गठबंधन में कांग्रेस को नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ। 2019 में जिस कांग्रेस पार्टी को 22.6% वोट मिले थे, उसे इस बार सिर्फ 18% वोट मिले, यानी कि 4.6% का नुकसान हुआ। जबकि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 2019 में 18.2% वोट मिले थे, जो इस बार बढ़कर 24% हो गया, यानी कि 5.8% का इजाफा हुआ। शायद इसीलिए अजय माकन ने इसे बड़ी भूल बताया। तो आम आदमी पार्टी माकन पर बिफर पड़ी है। कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अजय माकन को लेकर ही कांग्रेस पर अल्टीमेटम दिया है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ भी नई दिल्ली में दरअसल सीट से ताल ठोक रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित पर भी उन्होंने निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनकी फंडिंग बीजेपी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले भी अलग अलग चुनाव लड़ चुकी है, तो फिर इस बार दोनों के बीच जुबानी जंग इतनी तेज क्यों हो गई? तो आपको इसकी असली वजह बताती हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। गठबंधन में चुनाव लड़ने पर आपको फायदा हुआ था और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि दोनों पार्टियों का वोट बैंक भी एक जैसा ही है। कहा जाता है कि आपने कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाकर चुनाव जीता था, लेकिन अब कांग्रेस का प्रयास यह है कि वो अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करे, क्योंकि मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर ही दोनों की दावेदारी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपका इलेक्शन जो है, आपको रिसोर्सेज जो है वो बीजेपी दे रही है। फरहाद सूरी साहब का भी जो रिसोर्स है वो बीजेपी की तरफ से आ रहा है और आप आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी को फायदा कराने के लिए। भाई आम आदमी पार्टी को हराने के लिए तो क्या आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ेंगे? मतलब कभी कभी समझ में नहीं आता कि यार थोड़ी अकल इस्तेमाल किया करो। हम आपकी विपक्ष की पार्टी हैं। कौन सी विपक्षी पार्टी पक्ष की पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ती है? ठीक है। दूसरा इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन है। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को और उनके साथ के बातों तो आप कहते फिरते थे। कौन कहता था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल? कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा। क्यों ऐसा होता है कि जहां जहां कांग्रेस सशक्त पार्टी है, उत्तराखंड में वहां आप लड़ती है, हमारे वोट काटती है। हिमाचल में वहां आप लड़ती है, हमारे वोट काटती है। गोवा में वहां आप लड़ती है, हमारे वोट काटती है। गुजरात में वहां आप लड़ती है, हमारे वोट काटती है। और जहां कांग्रेस नहीं है, बंगाल में, वहां तो आप नहीं लड़ती। तेलंगाना में आप नहीं लड़ती। और जगहों पे जहां हम लोग नहीं है वहां आप नहीं लड़ती। क्यों भाई? सीधे सीधे कांग्रेस का वोट काटने के लिए आप घुसते हो। जब कांग्रेस का वोट कटता है तो बीजेपी को फायदा होता है। तो आप बताओ ना, बी टीम हम है या बी टीम ये है? लेकिन लोकसभा में तो आप लोग साथ लड़े उनके। वो ये लोग हमारे साथ आए थे। भाई आपने कभी कहा कांग्रेस ने कि नहीं कांग्रेस इनके साथ जाएगी? एक बड़ा अलायंस बना। राहुल जी ने जो 1.5-2 साल यात्रा की और जिन विषयों पर उन्होंने भारत सरकार को खींचा, उसकी आलोचना की, उस आलोचना की एक समझ लीजिए आइडियाज के एक ग्रुप के अंदर इंडिया अलायंस बना।
इन्होंने कहा कि हम इत्तेफाक करते हैं इनसे, हम भी इसकी बात करेंगे। आपको याद होगा इन्होंने 2 बार तो ये भी कहा संजय सिंह जी ने कि हम राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने में भी हम हिचकिचाएंगे नहीं। तो ठीक है, अगर आप हमारे समर्थन में आ रहे हैं तो आइए। लेकिन फर्क क्या था, हम लोग इसलिए अलायंस में आए थे क्योंकि हमको लगता था कि मोदी जी की नीतियों ने देश को बर्बाद किया है। उसी तरीके से हमको लगता है कि केजरीवाल जी की नीतियों ने दिल्ली को बर्बाद किया है। तो अगर हम बर्बादी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो ऊपर हम मोदी को हराएंगे, नीचे हम केजरीवाल को हराएंगे। क्या गलती थी लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना? क्योंकि अजय माकन साहब अब यही कह रहे हैं कि वो तो लोकसभा के लिए भी तैयार नहीं थे कि अलायंस हो। नहीं, ठीक है, हम में से बहुत लोगों का ये सोचना था कि कांग्रेस इस समय नंबर 2 की पार्टी है और अगर हम अलग से भी लड़ेंगे तो भी हम नंबर 2 आएंगे और कई जगहों पे हो सकता है हम लोग जीते भी। क्योंकि क्या था, बहुत सा ऐसा वोटर था जो बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहता था लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं था। बहुत सा ऐसा दिल्ली का वोटर था जो डेवलपमेंट देख रहा था और उन्होंने ये कहा कि जब आपका अलायंस हुआ तो विवश होकर उनमें से बहुत से लोगों को बीजेपी में वोट देना पड़ा। मतलब कांग्रेस नुकसान हुआ एक तरीके से। मुझे लगता है नुकसान हो। बाकी ठीक है, और राज्यों में धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। स्कैम का केस सामने है, लिकर छोड़ो 3-4 और FIR इन पे होने वाले हैं। तो इनके लिए तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है। तो जैसे बहुत बीमार आदमी कभी ऑक्सीजन सपोर्ट पे लेटा रहता है, कभी ऑपरेशन करवाता है, कभी खून लेता है, उसी तरह अगर इनको इंडिया अलायंस से अलग कर दिया तो ये पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कांग्रेस पार्टी को कि अजय माकन साहब के खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई करे। आप देख रहे हैं हम लोग कांप रहे हैं इनके अल्टीमेटम से। हमने देखा कांग्रेस को बिल्कुल डरी घूम रही है, सब लोग डर के भाग गए हैं बेलगावी। छोड़ो ना साहब, मतलब कोई पावरफुल पार्टी कुछ कहे तो बात करें, अब इनका क्या जवाब दें? आप भी प्रूफ मांगेंगे कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इन्होंने आरोप लगाए हैं? मैं तो 11 साल से प्रूफ मांग रहा हूँ। आपके ऊपर जो आरोप लगा दिया कि बीजेपी उस पे भी पूछ। देखो ऐसा है, अगर किसी का इतिहास है कि उसने 100 झूठ बोले तो 101 क्या वो सत्य बोल देगा? तो कल पूछेंगे ना इनसे क्या पूछना है। मेन लड़ाई, अंतिम सवाल, बीजेपी या आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी की रहेगी? नहीं, मेरी लड़ाई किसी से नहीं होती है। मेरा हमेशा संघर्ष रहता है लोगों का दिल जीतना, उनका आशीर्वाद पाना, और वही मैं नई दिल्ली में भी करूंगा। दिल्ली में इस बार मुकाबला ट्रायंगुलर हो गया, यानी कि केजरीवाल के एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। और कांग्रेस पार्टी भी इस बार 2014 और 2020 वाली नहीं है। आपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। इसीलिए केजरीवाल की पार्टी अब कांग्रेस पर बीजेपी से सांठ-गांठ का आरोप लगा रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का यह बयान चुनाव से पहले उसकी हार की स्वीकारोक्ति है। आम आदमी पार्टी का यह बयान दिल्ली के चुनावों में उनकी अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। ये उनकी तयशुदा शिकस्त का एक बालिया बयान है और अब उस हार के आधार बनाने में, यानी हार की भूमिका बनाने की छटपटाहट में वो यहां तक चले गए हैं कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस में भी अपनी हार के आधार अभी से बनाने शुरू कर दिए। पर इससे एक और बात साफ हो जाती है, दिल्ली की जनता को अच्छी तरह याद होगा कि मात्र 6 महीना पहले ये इंडी गठबंधन के रूप में ये साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे, एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए थे। इससे साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था, और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। दिल्ली में तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा सियासी तापमान बढ़ता जाएगा, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में तो पारा लगातार गिरता जा रहा है। ठंड प्रचंड होते जा रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानों में शीतलहर चल रही है। 2025 की दस्तक से पहले देश के पहाड़ी इलाकों की तस्वीर ही बदल गई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जमा देने वाली ठंड ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी को देखते पहुंच रहे सैलानी मुसीबत में फंस गए हैं। भारी बर्फबारी और हाईवे पर जाम के चलते हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। सोलांग वैली से अटल टनल तक रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। हिमाचल में 134 रास्ते बंद हैं। ऐसे में यहां छुट्टियां मनाने पहुंच रहे पर्यटकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कोल्ड अटैक से हालात विकट हो गए हैं। श्रीनगर में डल झील जम गई है।
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते श्रीनगर में पारा -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। गुलमर्ग से सर्द श्रीनगर हो गया है। भारी बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के भी कई राज्य शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी हो रहा है। पहाड़ी राज्यों में पारा माइनस में पहुंच गया, जिसकी वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन में यूपी, दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में है। लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं जो पहाड़ी इलाकों से आ रही हैं, किस तरीके से बर्फबारी हो रही है और उस बर्फबारी की वजह से जो रास्ते बंद हैं, गाड़ियां जामों में फंसी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी की। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बर्फबारी हो रही है। सफेद आफत के चलते हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे समेत 134 रास्ते बंद हैं। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है। हिमाचल के कोकसर में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति का ताबो सबसे ठंडा इलाका रिकॉर्ड किया गया है। शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी जारी है। मनाली, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, चंबा में हो रही बर्फबारी की तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से भारी बर्फबारी के चलते वहां पर गाड़ियां बंद हो रही हैं और गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी हुई तो पर्यटकों ने खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्नोफॉल का टूरिस्ट ने जमकर लुत्फ उठाया, लेकिन यही बर्फबारी उनके लिए मुसीबत भी लेकर आई है। जब टूरिस्ट लौटने लगे तो उन्हें घंटों जाम में फंसे रहने पर मजबूर होना पड़ा। मनाली में बर्फबारी को देखते हुए यहां पर छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। इस वक्त मनाली में कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा काफिला जो है इस वक्त आपको यहां से नजर आएगा और ये सब टूरिस्ट वाहन हैं जो अटल टनल और सोलांग वैली तक जाना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर 15 किलोमीटर का सफर जो है वो काफी परेशानी भरा है। 1 किलोमीटर पार करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा का समय जो है वो लग रहा है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं अब कितना लंबा ट्रैफिक जाम है और ये इतना सही नहीं है। अब मैं धीरे धीरे अगर मैं दिखाऊं तो आपको तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी रोड जो है वो पूरी तरह से पैक हो चुकी है। इस समय हजारों गाड़ियां जो हैं वो ट्रैफिक जाम में आपको फंसी हुई नजर आ रही है। यह तस्वीरें देखें तो एक जगह पूरी तरह से स्टक हो चुका है पूरा ट्रैफिक। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं पूरी तरह से ट्रैफिक जो है यहाँ पर रुका हुआ है। धीरे धीरे ट्रैफिक चलता है, आगे जाके फिर रुक जाता है। कुछ इसे ही हालात जो है वो सुबह से कमोवेश ऐसे ही बने हुए हैं। अब ये वाहन जहां से मूव हुए हैं और वो सामने आप देखेंगे वो बस वहां पे जाके अब खड़ी हो गई और वहां से फिर लंबी कतार जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि मनाली में बर्फ से जो पहाड़ लदे हैं देखने में बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। ये मैं आपको सामने तस्वीर दिखा रहा हूं कि बर्फ से लदे हुए पहाड़ ये टूरिस्टों को आकर्षित तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मजा है तब किरकिरा हो जाता है जब वो पहाड़ जो है बर्फ को देखने के लिए जब यहाँ तक उनको जाना पड़ता है और घंटों ट्रैफिक का सामना जो है उन्हें करना पड़ रहा है। ये पहाड़ काफी अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन काफी यहाँ पर सफर जो है वो मुश्किलात भरा भी है। पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने पहुंचे लोग भारी बर्फबारी के चलते मुसीबत में फंस गए हैं। यहाँ कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। भीड़ को देखते हुए रोहतांग पास को बंद कर दिया गया है। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से बिल्कुल। काफी मजा करने के लिए आए? बहुत मजा, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम चकाचक। एकदम परेशानी किस चीज की हुई? परेशानी तो बस ये जाम लगा हुआ है, आगे जा नहीं पा रहे। जो इच्छा थी कि भाई उधर शिशु तक जाएंगे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बस रास्ता बंद कर दिया अपनी गाड़ी छोड़ करके, तो फिर बाइक रेंट पे ली है, उसमें मजा करेंगे। फर्स्ट क्लास आए हैं तो फिर हर हाल में खुशी रहना है ना, फिर तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। 1-1 किलोमीटर का जाम जो है वो 1-1 किलोमीटर जो है 1-1 घंटा लग रहा है। हाँ, मैंने गूगल मैप्स पे चेक किया था, 55 मिनट दिखा रहा था। वाकई में जिसके साथ बच्चे हैं उनको तो दिक्कत है, बाकी हम दोनों तो साथ आए हैं। अगर मैं भी फैमिली के साथ आता तो बहुत मुश्किल था। मनाली के अलावा कहीं नहीं जा पाते। ये तस्वीर आप कहाँ से हैं वैसे? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। हाँ। तो घूमे यहाँ पे या अभी जा रहे हैं? अभी मैं ऊपर जा रहा था, पर पहली बारी में ये ट्रैफिक जाम था। बस ये ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी व्यूज वगैरह तो बहुत अच्छा है।
बाकी सब एकदम होटल्स वगैरह मिलने में कोई दिक्कत है? नहीं एकदम बढ़िया बना, एकदम बढ़िया रहा, सब बढ़िया रहा। आप यहाँ पर पहुंचे हैं, कितनी दिक्कत आ रही है खासकर ट्रैफिक की वजह से? ट्रैफिक में ही गाड़ी लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो इजी रहेगा, वरना गाड़ी कार लेते हो तो प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम, ठंड ज्यादा है बस, तो सेफ्टी के साथ आना। तो ये आप तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं फिर से ट्रैफिक जाम जो है वो यहाँ पर लग चुका है। खास तौर पर काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो फैमिली के साथ आ रहे हैं, उनको काफी दिक्कत जो है उनको सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से ही। तो एंजॉय कर रहे हैं? हाँ बहुत। लेकिन जो ट्रैफिक जाम है उसकी वजह से मजा तो किरकिरा हो रहा है? हाँ, मजा थोड़ा हो रहा है, मतलब अच्छा हुआ है कार ने लिए, बाइक से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अच्छा, आपने बाइक हाइक की? हाँ। कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में? 4 घंटे। कितने किलोमीटर? ये जी किलोमीटर होगा। कितने किलोमीटर में आप 4 घंटे में कवर किया? 15-20 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर जो है सर 4 घंटे। तो आप समझ सकते हैं कि 20 किलोमीटर 4 घंटे, तो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, घूमने के लिए भी आए हैं यहाँ पे। उन कुछ लेडीज भी, उनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ से हैं मैम आप? जलगांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं। कितना टाइम लगा यहाँ पर पहुँचने में? यहाँ तक 10 किलोमीटर का अभी तो 3 घंटे हो गए। 3 घंटे गाड़ी में स्टक हैं आप? गाड़ी में बैठे। अच्छा, होटल्स वगैरह में दिक्कत आ रही है या सिर्फ ट्रैफिक जाम की ही दिक्कत है? ट्रैफिक जाम की। तो कुछ सैलानी परेशान हैं तो कुछ खुश हैं कि बर्फबारी देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले साल की तुलना में इस बार बर्फबारी जल्दी हुई है। स्नोफॉल होने से पूरा हिमाचल पर्यटकों से गुलजार है। देश के अलग अलग राज्यों से टूरिस्ट पहाड़ों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी से होटल मालिकों के चेहरे पर रौनक है। मैं सोलांग वैली में मौजूद हूं और सोलांग हॉलिडे इन में मैं इस वक्त यहाँ के होटल मालिक हैं कृष्ण, उनसे मैं बात करता हूं। कितना फर्क है सर इस वक्त जो यहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट काफी ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं यहाँ पे, तो होटल की स्थिति क्या है इस वक्त? सर जैसे ही अभी 23 को यहाँ पे स्नोबॉल हुआ तो काफी तादाद में टूरिस्ट आना शुरू हो गया। तो हमारे साथ में ही जो यहाँ पैराग्लाइडिंग पॉइंट है, नीचे भी जीप लाइन है, जितनी भी एक्टिविटी है सारे 50 मीटर पे है, पूरी ये ग्राउंड है, ऊपर पार्किंग है, सारा फुल रहा। और काफी दूर दूर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, केरला, महाराष्ट्र, चेन्नई से बहुत टूरिस्ट आए और सब ने काफी इंजॉय किया। थोड़ी सी स्नो की वजह से अब कोई दिक्कत नहीं है। पिछले कल थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, थोड़ी रोड जाम हुई थी तो कुछ लोगों को परेशानी भी आई, पर ऐसा कुछ नहीं। सारे लोग जितने भी यहाँ टूरिस्ट आए थे सबका वेलकम है और सारे खुश होके गए यहाँ से। अच्छा, होटल क्या पूरी तरह से पैक है यहाँ पर? कोई टूरिस्ट जा रहे हैं जो पर्यटक, तो उनको जगह मिल पा रही है या थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि पैक लोग तो पहले से बुकिंग करा के चल रहे हैं? सर ऐसा है कि जैसे किसी ने वॉक इन कस्टमर है तो जैसे कहीं फंस गया, मतलब जाम में या अटल टनल साइड, तो उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। वैसे ऑलरेडी सबके बुक किए होटल जो भी आ रहे हैं लोग। बार तो काफी ज्यादा स्नोफॉल नहीं हुई थी, इस बार तो समय पर स्नोफॉल हुई है। जी, पिछली बार जो है सर लास्ट ईयर जो है 28 जनवरी को स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे, उसकी वजह से काम बिल्कुल भी कम हो गया था, क्योंकि लोग, आपको पता ही, फिर आगे बच्चों के पेपर वगैरह होते हैं, फिर लोग नहीं आ पाते हैं। तो इस बार जो है 23 दिसंबर को स्नोफॉल हुई है और अच्छा टूरिस्ट है, अच्छा देखने को मिल रहा है, काफी लोग खुश हैं और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। और अगर मैं टैरिफ की बात करूं यहाँ पे, क्योंकि ऑफ सीजन और पीक सीजन में ऑब्वियसली टैरिफ का तो फर्क रहता है। जी, ये सर ऐसा होता है टैरिफ का ही, जैसे कि नॉर्मली रेट है, ऐसा नहीं है कि 2500, 3000, 3500, 4000 तक रूम दे रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ MAB प्लान भी है, कुछ जैसे भी प्लान में है, बाकी जो भी हमारे पास वॉक इन कस्टमर है वो है। जी, तो ये थे कृष्ण जो थे, ये बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर जो होटल्स इंडस्ट्री है उसकी भी रौनक लौट आई है, क्योंकि जाहिर तौर पर पिछली बार काफी ज्यादा नुकसान जो था वो होटल इंडस्ट्री को उठाना पड़ा था। जो स्नोफॉल थी काफी लेट हुई थी, लेकिन इस बार समय से स्नोफॉल हुई है, लिहाजा होटल जो इंडस्ट्री है उनके चेहरे भी इस वक्त पर्यटकों के साथ साथ गुलजार हैं। हिमाचल के बाद बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। श्रीनगर में इस वक्त कड़ाके की सर्दी है, पारा -7 डिग्री तक गिर गया है। गुलमर्ग से ज्यादा सर्दी श्रीनगर में है। डल झील का बड़ा हिस्सा जम गया है, जिसके चलते शिकारा चलने में दिक्कतें हो रही हैं। श्रीनगर, भद्रवाह, डोडा, पीर पंजाल समेत कई इलाकों में टेम्परेचर माइनस में है। पूरी घाटी में इस वक्त हाड़ कपा देने वाली ठंड हो रही है। कश्मीर घाटी इस वक्त चिल्लई कला की चपेट में है। टेम्परेचर में गिरावट से डल झील समेत कई जलाशयों की सतह पर बर्फ की परत जम गई। शिकारे भी बर्फ में फंसे हुए नजर आ रहे हैं।
हम इस वक्त विश्व प्रसिद्ध डल झील में एक शिकारे में बैठे हुए हैं और ये शिकारा जो है पूरी तरह से बर्फ़ में जो है फंस चुका है, क्योंकि रात का तापमान जो है वो 0 से करीब -60 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके कारण झीलों और नदियों का पानी जो है वो पूरी तरह से जम चुका है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये डल झील का जो पानी है वो पूरी तरह से जम चुका है। करीबन 5 से 6 इंच बर्फ़ की मोटी परत जो है यहाँ पर बिछी हुई है। मैं अगर इस बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं ये टूट नहीं पा रहा है, इतनी मोटी बर्फ़ की परत जो है ये बिछी हुई है। झील के हर हिस्से में आपको इसी तरह की तस्वीर जो है देखने को मिलेगी। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आप देख सकते हैं कि शिकारा वालों को शिकारा चलाने के लिए कितनी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। पहले ये बर्फ़ की मोटी परत जो है वो काटनी पड़ती है, तब जाकर ही शिकारा जो है वो आगे बढ़ पा रहा है। झील के हर हिस्से में आपको पानी कम बल्कि बर्फ़ की मोटी परत जो है वो दिखाई देगी। और जो डल झील में आप ये तस्वीर देख रहे हैं, कश्मीर के हर हिस्से में इन दिनों ऐसी ही तस्वीर जो है देखने को मिल रही है। झीलों और नदियों का पानी जो है वो पूरी तरह से जम चुका है। आलम ऐसा है कि कुछ नदी और नाले ऐसे हैं जो पूरी तरह से फ्रीज हो चुके हैं, जम चुके हैं, और वहाँ पर बच्चे जो है आपको इन दिनों क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएंगे। ये कश्मीर की तस्वीर है। इन दिनों में माना जा रहा है कि 50 सालों के बाद कश्मीर में इस तरह की ठंड पड़ रही है। रात का तापमान जो है वो करीबन -7 से 8 डिग्री के आसपास श्रीनगर में बना हुआ है, और कश्मीर के दूसरे हिस्सों की बात करें तो वहाँ का तापमान करीबन -12 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो बाकी जो कश्मीर के हिस्से हैं वहाँ पर भी आपको इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि शाम ढलते ही बर्फीली हवाओं का असर ऐसा होता है कि लोग जो है वो सहम जाते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं, और सुबह जब आंख खुलती है तो ये बर्फ़ की मोटी परत जो है हर तरफ से दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर में चिरई कला की शुरुआत हो चुकी है। अगले 40 दिनों तक प्रचंड ठंड रहने वाली है। 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक लोगों को सर्दी का सितम झेलना होगा। घाटी में टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया है। नदी, नाले और पाइपों में पानी जम गया है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में चिले कलान की शुरुआत हो चुकी है। चिले कलान चल रहा है, जिसकी शुरुआत 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक रहती है। ये कश्मीर में सर्दी का सबसे ठंडा पीरियड माना जाता है। इन दिनों में न सिर्फ भीषण बर्फबारी होती है बल्कि झीलों और नदियों का पानी भी जम जाता है। लेकिन इस साल जो ठंड देखने को मिल रही है उससे लगता है कि कई सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूट सकता है, क्योंकि नदी और नाले जो है वो पूरी तरह से जम चुके हैं। लोगों के घरों में पानी की जो पाइप्स है वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, और उस पर बिजली की आंख मचोली जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। लोगों को दिन में थोड़ी बहुत धूप खिलने से राहत तो ज़रूर मिलती है, लेकिन रातें जो है वो लगातार सर्द हो रही है। निसंदेह ही कश्मीर में पड़ने वाली इस ठंड का असर जो है न सिर्फ कश्मीर में बल्कि उत्तर भारत में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में फिलहाल मौसम जो है वो इसी तरह से खुश्क रहने की आशंका जताई गई है। हालांकि 2 दिनों के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है, लेकिन मैदानी इलाकों में फिलहाल कड़ाके की ठंड का असर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है कि अगले 2 दिन जो है कश्मीर घाटी में सर्दी के सख्त दिन साबित हो सकते हैं। भले लोगों को बर्फबारी से परेशानी हो रही है, लेकिन टूरिस्ट श्रीनगर में स्नोफॉल का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं, और अद्भुत नजारा देखकर लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। मैम, आपका नाम, कहाँ से आप? मेरा नाम जीनत है और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली और श्रीनगर कितना अंतर दिख रहा है इस मौसम में? बहुत अंतर दिख रहा है। यहाँ वहाँ थोड़ा गर्म है, लेकिन सर्दी वहाँ पर भी है, बट यहाँ के मुकाबले कम है, और यहाँ का तो मज़ा ही अलग है। इतना रात भी -7 टेम्परेचर हो गया था, और अभी भी जगह जगह पर अगर पानी देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बर्फ नज़र आ रहा है। और ये डल लेक का नज़ारा तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी शिकारा चलाने में पहले बर्फ़ को तोड़ना पड़ रहा है, फिर शिकारा आगे बढ़ रहा है, और बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर उसके बाद चलेंगे थोड़ा और जम जाएगा तो लोग चल भी सकते हैं उस पर। और मेरे बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए, और इसीलिए हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसको। मेरा नाम सिद्रा है। कहाँ से आप? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली और श्रीनगर, डल लेक, कितना फ़र्क दिख रहा है आपको? दिल्ली में तो ठंड होती है, मगर यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा ठंड है, और डल लेक पूरी फ्रीज हो चुकी है, पूरी
जम चुकी है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे दिल्ली के मुकाबले तो। जब आपने ये डल की तस्वीर आज देखी, आज रात का टेम्परेचर -7.3 डिग्री था, तब पहला अनुभव क्या था जब ये दृश्य आपने देखे? रात जब मैंने पहली बार देखा था ये माइनस में टेम्परेचर, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मेरा नाम मिशेल है। कैसा लगा आपको? आप डल लेक के किनारे पे है, -7 डिग्री आज तापमान था, आपने टोपी भी पहनी है, जैकेट भी पहना है, कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत ठंड है और डल लेक पूरी की पूरी जम चुकी है और बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? हाँ। एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत ज्यादा। तो कश्मीर आकर अब आपको कैसा लगा? मुझे यहाँ पे आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जमीन पारे। कहाँ से आप? गुजरात। गुजरात और कश्मीर कितना अंतर दिख रहा है? बहुत आसमान जमीन का फर्क दिख रहा है। इस मौसम में आने का कोई खास मकसद? यही कि थोड़ा विंटर है तो आई थॉट कि अच्छा लगेगा और मौसम भी अच्छा होगा, बट यहाँ आके देखा कि इतना सारा फ्रीज है, सोचा भी नहीं था कि इतना बर्फ जाम हो जाएगा यहाँ डाल लेक पर, और अच्छा लगा हमें। तो पहला एक्सपीरियंस क्या था जब आपने ये सारी चीज़ें जमी हुई झील देखी? एकदम हम खुद फ्रीज हो गए पहले तो, फिर धीरे धीरे हम भी नॉर्मल होने लगे यहाँ। अच्छा लगा। तो इस तरह की तस्वीरें इससे पहले कभी देखी है आपने कश्मीर की? नहीं, पहले कभी नहीं देखी, फोटोज में देखा था, बट आई थॉट कि ये थोड़ा फेक होता है, सब ब्लॉगर्स होते हैं तो, बट यहाँ आके देखा कि ये रियल है ऐसा। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में भी तापमान लगातार गिरता जा रहा है। खास बात यह है कि दिल्ली एनसीआर समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आने वाले दिनों में और तापमान नीचे गिर सकता है। नए साल में मौसम का कैसा रहेगा हाल, मौसम विभाग के वैज्ञानिक से बात की हमारे संवाददाता ने। पूर्ण अनुमान है मौसम का? देखिए, अभी हमारा जो है कि एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज की डेट में, जो अभी उसका जो पोजीशन है 60 डिग्री ईस्ट नॉर्थ ऑफ 30 मेन, अभी कहीं पे अफगानिस्तान के भी पीछे है, और जिसका प्रभाव हिमालय में आज से स्टार्ट हो जाएगा और प्लेन्स में भी, स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा, इवन एनसीआर दिल्ली, आज नाइट से उसका प्रभाव स्टार्ट हो सकता है। तो उसके प्रभाव से क्या है कि एनसीआर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज रात को लाइट रेन एक्टिविटी हो सकती है। हिमालय में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल एक्टिविटी रह सकती है आने वाले 3 दिन, मानिए आज, कल और परसों मेजरली। और इसके अलावा क्या है कि पूरा प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इवन सेंट्रल इंडिया में भी वेदर एक्टिविटी रहने का अनुमान है। उसका रीजन क्या है कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका फ्लो ऐसे वेस्ट से ईस्ट आता है, दूसरा बे ऑफ बंगाल से हवाएं जा रही हैं, तो दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस जोन है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा। उसके प्रभाव से क्या है कि पूरा का पूरा ये रीजन है जहां रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, इवन हेलस्टॉर्म एक्टिविटी स्पेसिफिकली कल के लिए रहने का अनुमान है। जैसे स्पेसिफिकली आपका एनसीआर दिल्ली के लिए ही क्वेश्चन है, एनसीआर दिल्ली के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज रात को कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लाइट रेन ड्रिजल हो सकता है, कल और परसों लाइट रेन या लाइट टू मॉडरेट रेन रहने का अनुमान है। तो इसके बाद सर तापमान में क्या कुछ फर्क आएगा? देखिए, तापमान में आज थोड़ा सा गिरावट आ सकता है। इसके बाद जैसे फोग का पॉसिबिलिटी है, जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा, इसका प्रभाव निकल जाएगा, उसके बाद 28-29 के बाद जो डेंस फोग का पॉसिबिलिटी रह सकता है,